हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। मैं अभी आपको ईवीएस पढ़ा रही हूँ। क्लास 4 की पूरी ईवीएस कंप्लीट हो गई है, जिसको मैंने मात्र 2 या 3 वीडियो में आपको पूरी बुक का निचोड़ दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं मेरे पुराने वीडियो, जिससे आपका क्लास 4 का पूरा ही ईवीएस कवर है और आपका सीटेट के लिए वो प्रिपेयर हो जाएगा। मात्र 20-20 मिनट का मैंने या 15 मिनट का ऐसे करके मैंने 2-3 लेक्चर में ही क्लास 4 को कंप्लीट किया। क्लास 5 में अभी तक मैंने पार्ट 13 तक का हर एक एक चैप्टर वाइज आपको हर एक एक टॉपिक, हर एक एक पॉइंट, जो जहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, जहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है, मैंने हर उस पॉइंट को नोट किया हुआ है। तो इसीलिए मैंने पार्ट 13 तक आपको लास्ट वीडियो में दे दिया है। पार्ट 13 तक क्लास 5 का जो ईवीएस है वो कंप्लीट हो चुका है। लास्ट वीडियो आप मेरा देख सकते हैं। आज हम पार्ट 14 से शुरुआत करेंगे। मात्र 22 पार्ट हैं आपके ईवीएस में, क्लास 5 के ईवीएस में, और हम पार्ट 14 पे पहुंच गए हैं। एक लेक्चर और लूँगी मैं, जिसमें आपका ये कंप्लीट हो जाएगा क्लास 5 का भी ईवीएस। ठीक है, उसके बाद हम ईवीएस की पेडागोजी करेंगे, उसके बाद हम संस्कृत की बात करेंगे। बात करते हैं 13वें पार्ट में। थोड़ा सा कुछ टॉपिक रह गया था, जिसे आप जान जाइए कि श्रीनगर में घर कैसे बनते हैं। जैसे आपको पता है कि असम में जो घर होते हैं वो बांसों पे टिके हुए होते हैं, है ना। लद्दाख में जो घर होते हैं वो 2 मंजिले बनाए जाते हैं। ऊपरी छत पे लोग सामान सुखाते हैं और रहते हैं ऊपर के फ्लोर में, और नीचे का फ्लोर किस काम में करते हैं लद्दाख के लोग? अपने जानवरों को रखने के लिए। तो सेम वैसे ही जो श्रीनगर में होता है वो 2 तरीके का घर, या जम्मू कश्मीर आप कह सकते हैं, जम्मू कश्मीर में 2 तरीके के घर देखने को मिलते हैं। पहला है हाउस बोट। ठीक है, नाम से क्लियर है। हाउस कैसा दिखे? बोट की तरह दिखे, यानी शिप की तरह दिखे। ठीक है, नाव की जैसे दिखे। और दूसरा है डोंगा। ठीक है, हाउस बोट क्या कह रहा है? ये 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच में इनकी चौड़ाई कितनी होती है? 8 से 9 फुट तक होती है। और ये देखने को कहाँ मिलते हैं? जम्मू कश्मीर। कभी कभी पूछ देता है कि हाउस बोट कहाँ पे देखे जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर में देखे जाते हैं और श्रीनगर में। ठीक है, सेम वैसे ही डोंगा। डोंगा भी एक प्रकार का घर है। ये भी बोट की तरह लकड़ी से बना हुआ एक घर है, नाव के शेप में। ठीक है, बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। ये डल झील और झेलम नदी में होता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि डल झील कहाँ पाई जाती है या झेलम नदी कहाँ है। ठीक है, तो ये आपकी जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर में। ठीक है, तथा झेलम नदी में होते हैं। इनमें अलग अलग कमरे होते हैं। ठीक है, डोंगा ऐसे डिजाइन में बनाई जाती है, लकड़ी से ही बनी होती है, नाव के शेप में। ठीक है, और उसमें अलग अलग कमरे होते हैं। जैसे होटल में कमरे होते हैं ना, तो वैसे ही वो लकड़ी से बना हुआ अलग अलग कमरा होता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? डोंगा। तो हाउस बोट आप याद रखे रहिएगा। श्रीनगर में 2 तरीके के घर देखने को मिलते हैं, हाउस बोट और डोंगा। और एक चीज और खास बात है वहां की, जान जाइए। मैंने नोट नहीं किया है लेकिन आपको बता दे रही हूँ कि वहाँ पे लोग खाना खुद से नहीं बनाते। खाना वहाँ घर में नहीं बनता। हर एक एक घरों के, मतलब हर एक मोहल्ला कह लीजिए या हर एक कॉलोनी में एक एक बेकरी की दुकान होती है, और लोग बेकरी से ही सामान खरीदते हैं और खाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, मैंने लास्ट में आपको बताया था कि पश्मीना शाल बनाई जाती है, वहाँ चांगपा प्रजाति पाई जाती हैं। ठीक है, वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपनी बकरियों को चराते हैं, जिससे ऊन निकालते हैं, जिससे पश्मीना शाल बनाते हैं। वहाँ के बुनकर 250 घंटे में अपने हाथों से भी बुन करके उसे तैयार करते हैं। ठीक है, 6 स्वेटर के बराबर आपका एक पश्मीना शाल होता है। दिखने में बहुत पतला होता है, लेकिन 6 स्वेटर के बराबर आपको गर्मी देता है। तो ये सारी विशेषताएं कहाँ की थी भाई? जम्मू कश्मीर की बात की जा रही है। तो वहाँ के हाउस के भी बारे में जान जाइए आप, कि वहाँ जो होते हैं वो हाउस बोट होते हैं और डोंगा होती है। और वहाँ के लोग खाना नहीं बनाते खुद से। हर एक एक मोहल्ले में बेकरी की दुकानें होती है और लोग उसी बेकरी से सामान खरीद करके अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, ये तो हुई बात आपकी श्रीनगर के घर की। बात करेंगे पार्ट 14, जब धरती कांपी। नाम से स्पष्ट है, धरती कांपी। भाई धरती कब कांपेगी? भूकंप जब आएगा। तो भूकंप को किससे मापते हैं? रेक्टर स्केल पे। ठीक है, तो क्या कह रहा है? जब धरती कांपी। तो इस चैप्टर में मात्र 2 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है कि कच्छ अहमदाबाद में कब भूकंप आया था। ठीक है, तो 2007 में आया था, 26 जनवरी 2001 में आया था ना। कच्छ, भुज
और अहमदाबाद में भूकंप 26 जनवरी 2001 में आया था। ठीक, अगला पूछता है कि कच्छ कहाँ है। अहमदाबाद तो सबको पता है भाई कि अहमदाबाद, भुज ये सब कहाँ है, गुजरात में है। तो आप कच्छ भी जान जाइए, कच्छ कहाँ है, गुजरात में है। मैं यहाँ नोट कर दे रही हूँ, कच्छ गुजरात में है। सबसे ज्यादा वैसे भूकंप और ये जो तूफान होते हैं वो उड़ीसा में आते हैं। जितने तटवर्ती राज्य हैं उन सब में आते हैं, लेकिन उड़ीसा में सबसे ज्यादा आता है। तो कच्छ कहाँ है, गुजरात में है। बस इस चैप्टर के यही 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। कच्छ, भुज और अहमदाबाद में भूकंप 26 जनवरी 2001 में आया था, और कच्छ कहाँ है, गुजरात में है। पार्ट 15 की बात करेंगे, उसी से ठंडा उसी से गर्म। ठीक है, क्या कह रहा है ये कहानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने ये लिखी है। उसी से ठंडा उसी से गर्म, यानी हमारी बॉडी के अंदर के टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, यानी जैसे बाहर का टेम्परेचर जितना ठंडा रहेगा तो आप अपने मुंह से फूकेंगे तो क्या लगेगा आपको, ठंडी ठंडी भाप आएगी, है ना। और अगर बाहर का टेम्परेचर गर्म है तो आप अपने मुंह से फूकिए, गरम गरम हवाएं और निकलेंगी, है ना। तो वही कह रहा है कि उसी से गर्म उसी से ठंडा उसी से गर्म। मैंने पॉइंट भी नोट कर दिया। ये कहानी डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत के पूर्व राष्ट्रपति ने लिखी है। पूछ ली जाती है सिर्फ इस चैप्टर का नाम, और कुछ नहीं। दिल की धड़कन सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप देखेंगे डॉक्टर कान में जो आला लगाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप कहते हैं। ठीक है, आम भाषा में लोग उसे आला कह देते हैं, लेकिन नाम उसका क्या है, स्टेथोस्कोप। कहानी सुन लीजिए। ये उसी से ठंडा उसी से गर्म क्या है, एक ही सामान रहता है, और वो क्या करता है कि आलू को बॉयल करता है। ठीक है, आलू को गर्म करके ले जाता है खेतों में अपने खाने होने के लिए। तो उसमें जब वो हाथ डालता है तो दिखता है अरे वो तो बहुत गर्म है। ठीक है, फिर वो अपने हाथ पे फूंकता है तो उसके मुंह से क्या होती है, वैसे ही गरम गरम हवाएं निकलती है। ठीक है, फिर जब ठंडी का दिन होता है तो ठंडी के दिन में वो क्या करता है कि कुल्हाड़ी से अपना जो खेत है उसको वो करता है, जो कोड़ता है। तो फिर जब वो कोड़ता है तो उसके हाथ ठंडे हो जाते हैं। आप देखते होंगे ठंडी में कोई चीज़ पकड़ने का मन नहीं करता, हाथ ऑलरेडी ठंडा रहता है। तो जैसे ही वो अपने हाथों पर फूंकता है, ठीक है, तो उसके मुंह से एकदम ठंडी ठंडी हवा निकलती है। और तब वो उसको गर्म करने के लिए क्या करता है, अपने ही उसको ऐसे ऐसे हाथों को रब करता है ताकि उसके बॉडी के टेम्परेचर से क्या हो, उसके हाथ गर्म हो जाए। ठीक है, तो यानी हमारी बॉडी के ही टेम्परेचर से डिपेंड करता है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। बस इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। ठीक, 2 पॉइंट इस चैप्टर के थे, देखिए कितना इजी है, और 2 पॉइंट इस चैप्टर के थे। जब धरती कांपी, यानी भूकंप कब आया, 26 जनवरी 2001 में। कच्छ कहाँ है, गुजरात में। और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी थी, उसी से ठंडा उसी से गर्म। और स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं डॉक्टर दिल की धड़कन सुनने के लिए। बात करेंगे पार्ट 16, कौन करेगा यह काम। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो सामाजिक भेदभाव और कुरीतियों को खत्म करने से संबंधित है, इसलिए बच्चों के ईवीएस की बुक में डाला गया है। मैंने बार बार ये रिपीट करती हूँ मैं कि ईवीएस का मतलब ही यही होता है कि आप उसके आस पड़ोस, उसके वास्तविक जीवन से जोड़ करके, सच्ची घटनाओं से जोड़ करके उसे पढ़ाएं, ताकि उसको उस चीज़ का जीवन में वैल्यू पता चल पाए। मतलब कहने का मतलब विषय ऐसे ना हो जो केवल रटंत हो। ठीक है, कि रटा और एग्जाम दे दिया काम खत्म। ठीक है, तो इसलिए एनसीएफ 2005 की इस चीज़ पे बहुत ध्यान देती है कि रटने पर जोर ना दे करके उसके वास्तविक जीवन से जोड़ के पढ़ाया जाए। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 16, कौन करेगा यह काम। क्या कहते हैं कि नारायण जी एक छोटे से बच्चे थे, समझिए 10 से 11 साल के बच्चे थे। और ये कौन थे, इस चैप्टर में यही बताया गया है कि ये गांधी जी के जो दोस्त थे महादेव, उन्हीं के ये बेटे थे। ठीक है, देखिए दोनों लोग का भगवान जी का नाम है, महादेव, ठीक है, और नारायण। तो आप वो भगवान ना समझ लीजिएगा। नारायण एक 11 वर्ष के बच्चे थे जो गांधी जी के दोस्त महादेव के बेटे थे, और वो 11 साल से ही गांधी जी के साथ रहते थे। और इनका मेन ये था, इनके मन में ये भावना थी कि जो समाज में फैली हुई छुआछूत की प्रथा है, ठीक है, उसको समाप्त किया जाए। तो ये गांधी जी के और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर के समाज में उस टाइम में बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई थी, छुआछूत वाली जो समस्या थी, इसको इन्होंने
समाज से मिटाने का भरपूर प्रयास किया कि ये जड़ से खत्म हो जाए। यानी जो पहले के लोग थे वो जाति पात पे बड़ा ध्यान देते थे कि तुम ऊंचे कुल के हो, तुम नीचे कुल के हो, ठीक है। तो ऊंचे कुल वाले जो लोग होते थे वो नीचे जो SC ST होते थे, अभी आप हरिजन कहते हैं, ठीक है, उनको अपने सामान छूने नहीं देते थे, उनसे शरीर नहीं छुआते थे, उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाते थे। तो ये जो नारायण जी थे वो गांधी जी के साथ मिलकर के इसी कुरीति को समाप्त करने का प्रयास किए। फिर उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आ गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी यही काम किया, ठीक है। एक बार भीमराव अंबेडकर बहुत छोटे थे तो क्या हुआ कि एक नाई था, वो भैंस को अपने साफ सुथरा कर रहा था और वो भैंस के बाल जो बड़े हो गए थे उसके पूछ के उसको वो काट रहा था। तो भीमराव अंबेडकर ने कहा कि मेरे भी बालों को तुम काट दो, ठीक है, मेरे भी मतलब बालों की सफाई कर दो और मेरे भी बाल काट दो। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं छू सकता, मैं तुम्हारे बाल नहीं काट सकता। तो उनको ये चीज़, वो बहुत छोटे थे लेकिन फिर भी उनको ये चीज़ बुरी लगी। वो बोले क्यों नहीं काट सकते भाई, वो तो जानवर है और हम तो इंसान हैं, हमारे बाल काटने में क्या हुआ। तो बोले नहीं, मैं तुम्हें छूऊंगा तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा, मेरी ये जो कैंची है वो कैंची भी मेरी अपवित्र हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मन में बहुत घर कर गई कि भाई वो व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा था, ठीक। फिर बाद में जब वो बड़े हुए तो उन्हें पता चला कि हम जो उच्च कुल के लोग हैं वो नीचे कुल के लोगों से हाथ नहीं मिलाते, उनके साथ बैठते नहीं, उनके साथ खाते नहीं। तो उन्होंने भी, भीमराव अंबेडकर ने भी ये छुआछूत की प्रथा को समाप्त करने का बीड़ा उठाया और फिर बाद में उन्होंने संविधान की रचना की। आपको पता भी है उन्होंने आरक्षण दिया फिर, ताकि जो नीचे कुल के लोग हैं, जो SC ST हैं, वो लोग क्या करें कि वो बराबरी का दर्जा पा सके। क्यों किया उन्होंने? क्योंकि उनका मानना था कि हम इंसान हैं, अगर ऊंचे कुल और नीचे कुल तो हमने बनाया है ना, भगवान ने नहीं बनाया। हम तो एक जैसे पैदा किए, भगवान ने तो एक जैसा पैदा किया है ना हमें, हमारे अंदर भी खून है, उस इंसान के अंदर भी लाल ही खून है, ठीक है। तो उनका मानना ये था कि व्यक्ति ने ये भेदभाव किया है, भगवान ने नहीं किया है। भगवान ने हम सबको एक जैसा इंसान बना के भेजा है, सबके 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, सबके अंदर लाल खून है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नारायण जी, गांधी जी, इन सब का मेन उद्देश्य यही था कि जो छुआछूत, भेदभाव की जो समस्या समाज में चल रही है उन कुरीतियों को समाप्त किया जाए और बच्चों को इस चीज़ से अवगत कराया जाए। इसीलिए इस चैप्टर को इसमें डाला गया, EVS में समाहित किया गया, ठीक है। देख लीजिए, मैंने पॉइंट वैसे नोट कर दिया है। नारायण जी गांधी जी के दोस्त महादेव के बेटे थे, जो अभी मैंने बताया, जो 11 वर्ष की उम्र से ही गांधी जी के साथ रहते थे। गांधी जी, नारायण जी तथा उनके साथियों ने छुआछूत को मिटाने का भरपूर प्रयास किया, ठीक है। और भीमराव अंबेडकर कहाँ से थे? वो महाराष्ट्र के गोरेगांव से थे, ठीक है, ये याद रखे रहिएगा, महाराष्ट्र के गोरेगांव से थी। और जो ये चैप्टर है, ठीक है, कौन करेगा यह काम, है ना, मतलब जो छोटे जात के लोग रहते थे वो सिर्फ साफ सफाई, मतलब ऐसा लोगों की मानसिकता बन गई थी कि वो सिर्फ छोटे मोटे काम ही करेंगे और जो बड़े लोग रहेंगे वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई और वो ऊंचे राज दरबार वाले काम करेंगे, ठीक है। तो ये मानसिकता खत्म करने के लिए इन्होंने पूरा प्रयास किया था, ठीक है। तो ये मैंने नोट किया हुआ है, ये कहानी स्टैनलन की इंडियन अनटच डॉक्यूमेंट्री फिल्म से लिया गया है। ये स्टोरी जो है सॉरी, ये कहानी जो है स्टैनलन ये कहानी स्टैनलन की इंडियन अनटच डॉक्यूमेंट्री फिल्म से ली गई है, ठीक है। तो ये थी पार्ट 13 के जो कुछ पार्ट थे, पार्ट 14, पार्ट 15 और पार्ट 16, ठीक है। अब बात करेंगे हम पार्ट 17 की, ठीक है। अभी तक मैंने पार्ट 16 तक की बात की थी, कौन करेगा यह काम। मैंने कहा कि जो वो चैप्टर था कौन करेगा यह काम, जाति पात, छुआछूत, इन सब सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने और बच्चों को उससे अवगत कराने के लिए EVS की बुक में ये चैप्टर को समाहित किया गया, ठीक है। सेम वैसे ही जो ये चैप्टर है पार्ट 17, फांद ली दीवार, ये क्या है, ये इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट सुन लीजिए, क्यों डाला गया है इसमें, उसको बुक में, क्योंकि जो लिंग भेदभाव है, यानी ये लड़का है तो ये सिर्फ बाहरी काम करेगा और ये लड़की है तो घर का काम करेगी, झाड़ू पोछा करेगी, ठीक है। तो इन सब को जो लिंग भेदभाव है इसको समाप्त करने के लिए इस चैप्टर को EVS की बुक में NCERT ने समाहित किया है, ठीक है।
फांदली दीवार, यानी लड़कियां भी गेम में इंटरेस्टेड हैं, लड़कियां भी गेम खेल सकती हैं, या वो किसी भी खेल में जा सकती हैं, या वो कोई बाहरी काम कर सकती हैं। जितना हक लड़कों का है सेम उतना ही बराबरी लड़कियों का भी है, इसलिए ये चैप्टर है, ठीक है। यानी लिंग भेदभाव को समाप्त करने के लिए, ठीक। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर से कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है और ना ही कभी कुछ पूछा गया है, लेकिन फिर भी आप इसे जान लीजिए। इसमें 2-3 बस जगहों के नाम थे, इसलिए मैंने इसे डाल दिया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वैसे तो जगह के नाम हर साल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कि अहमदाबाद कहाँ है, कच्छ कहाँ है, ये सब चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको डाला, क्योंकि इसमें बहुत सारे जगह के नाम थे, तो क्या पता इस चैप्टर से भी क्वेश्चन बन जाए। तो जान जाइए कौन कौन से जगह है, और ये स्पेशली गेम से रिलेटेड है, यानी खेलों से संबंधित है, और लड़कियों को प्रोत्साहन देने के लिए है, ठीक। फांदली दीवार क्या कहता है, नागपाड़ा और अफसाना मसूरी बास्केटबॉल की टीमें कहाँ की हैं, मुंबई की है, ठीक है। बास्केटबॉल की टीमें मुंबई में है, या मुंबई की है, कुछ भी लिख सकते हो, मुंबई में है। इस चैप्टर में यही कहा गया है, ये जितनी भी बास्केटबॉल की टीम है लड़कियों की है, ठीक है, और ये मुंबई में है। विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे कहाँ है, ये भी आपका मुंबई में है। ये सारे जो जगह है वो मुंबई के हैं, ठीक है। सोलापुर मुंबई में है। मैंने कहा ना इसमें सिर्फ नाम थे इस चैप्टर में, और कुछ नहीं था। वैसे क्वेश्चन कभी बना नहीं है, लेकिन नामों की वजह से मैंने इसको ले लिया, मुंबई में है। बच्चू खान प्लेग्राउंड, ये भी मुंबई में ही है, ठीक। इस चैप्टर में आपको कुछ याद करने की कोई जरूरत नहीं, बहुत इजी है। मैंने बता दिया कि कभी पूछे कि ये चैप्टर किससे संबंधित है, तो ये फांदली दीवार लिंग भेदभाव को समाप्त करने से संबंधित है, ठीक है। तो ये था पार्ट 14, 15, 16 और 17, ठीक है। अगले वीडियो में, और पार्ट 18 में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने उसका जो पॉइंट है उसको नोट नहीं किया। पार्ट 18 ऐसे ही है, उससे कभी क्वेश्चन नहीं बने हैं, और कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे दिखाई नहीं उसमें, इसलिए मैंने उसका नोट्स नहीं लिया। तो पार्ट 19, 20, 21, 22 बस 4 चैप्टर रह गए, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, ठीक है। इसके साथ ही आपका ईवीएस पूरा खत्म हो जाएगा, और फिर हम बात करेंगे ईवीएस के पेडागोजी की, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।